गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब बीकॉम थर्ड ईयर ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं। मैं सीमा गोटवाल, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपका पेपर चलता है मैनेजमेंट। इसके कई लेक्चरों में मैं आपको मैनेजमेंट के लेवल बता चुकी हूँ कि मैनेजमेंट एंड आर्ट और साइंस, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल मैनेजमेंट, द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट एज ए सिस्टम। तो इसकी जो लेवल इससे पहले वाले जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, अब नेक्स्ट ये वाला जो लेवल में डिस्कस कर रहे हैं आज अपन, मैनेजमेंट एज ए सिस्टम। तो प्रबंधन एक प्रणाली के रूप में है। प्रबंधन की प्रणालीगत विचारधारा सामान्य प्रणालीगत सिद्धांत पर आधारित है। जनरल सिस्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग इसे अपनाया गया है। जैसे सामान्य प्रणाली सिद्धांत में जन्मदाता जीव विज्ञान शास्त्री प्रोफेसर लुडविग वॉन ने कहा है कि उनका कहना था कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने वातावरण की एक प्रणाली है, अतः प्रत्येक विषय का प्रणाली या तंत्र के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। इस विश्वास के आधार पर सन 1960 के दशक में प्रबंधन की प्रणालीगत विचारधारा का विकास हुआ। प्रणालीगत विचारधारा का अध्ययन करने से पूर्व यह समझ लेना चाहिए कि प्रणाली क्या है। प्रणाली क्या है? स्वयं बर्टोल्मेव ने कहा है कि प्रणाली इकाइयों का समूह है जिससे सामाजिक संबंध होता है। बैकेट कहते हैं कि परस्पर प्रभावित करने वाली प्रणाली को ही समूह कहते हैं। द सिस्टम इज अ सेट ऑफ यूनिट्स विथ रिलेशन अमंग देम। अ सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरैक्टिंग सिस्टम। तो संक्षेप में प्रणाली अंतर संबंधित विभिन्न इकाइयों या प्रणालियों का समूह है जिससे प्रत्येक इकाई आपस में एक दूसरे की इकाई को प्रभावित करती है। इस प्रकार प्रत्येक बड़ी प्रणाली में अनेक छोटी छोटी प्रणालियाँ या उप प्रणालियाँ होती हैं तथा प्रत्येक उप प्रणाली में भी अनेक उप प्रणालियाँ हो सकती हैं। दूसरे शब्दों में एक प्रणाली के भीतर अनेक प्रणाली होती हैं, प्रत्येक प्रणाली के बाहर भी अनेक प्रणालियाँ होती हैं। इस प्रकार उप प्रणाली शब्द का संक्षेप में एक संक्षेप शब्द है। जब कोई प्रणाली अपने से बड़ी प्रणाली के संदर्भ में देखी जाती है तो उसे बड़ी प्रणाली या छोटी उप प्रणाली कहते हैं। उदाहरण के लिए शरीर वायुमंडल प्रणाली की उप प्रणाली, जब हृदय शरीर की रूपी प्रणाली उप प्रणाली है। तो ये उल्लेखनीय है कि प्रत्येक प्रणाली का आंतरिक उप प्रणाली और बाहरी उप प्रणाली से संबंधित होता है। तो प्रणाली की विशेषताओं को लेते हुए ये देखते हैं कि प्रत्येक प्रणाली अनेक उप प्रणालियों का समूह है। प्रत्येक प्रणाली किसी अन्य प्रणाली की उप प्रणाली होती है। सभी उप प्रणाली अंतर संबंधित होती है। प्रत्येक प्रणाली का एक सामान्य उद्देश्य होता है। प्रत्येक प्रणाली से क्रियात्मक संबंध पाया जाता है। प्रणाली दो प्रकार की होती है, प्रथम बंद, दूसरी खुली। प्रत्येक प्रणाली का परिसीमा होती है। सभी प्रणाली का साधनों और उत्पादों का चक्रकारक प्रवाह चलता रहता है। नेक्स्ट, सभी खुली प्रणाली पुण्य निवेश की व्यवस्था होती है। प्रत्येक प्रणाली में अपने उप प्रणाली के संतुलित स्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो यह प्रणालियों को दो भागों में बांटा गया है, जैसे ओपन प्रणाली और क्लोज प्रणाली। दो प्रकार की होती है, प्रथम बंद, दूसरी खुली। बंद प्रणाली अपने वातावरण में न हो तो प्रभावित होती है, न ही उसे प्रभावित करती है, जबकि खुली प्रणाली अपने वातावरण से प्रभावित होती है।
अब यहाँ जो निष्कर्ष निकल के आता है कि कई प्रबंध शास्त्री कहते हैं कि यह मानना है कि कार्य की किसी भी प्रणाली की तरह ही संस्था का संगठन भी एक प्रणाली है। संगठन या संस्था का प्रबंध ही प्रणाली के सिद्धांत पर किया जाए तो अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रबंध की प्रणालीगत विचारधारा संपूर्ण व्यवसाय संस्था संगठन को एक एकीकृत प्रणाली मानती है जिसका अपना बाह्य और आंतरिक वातावरण होता है। इसका बाह्य वातावरण है तो अपनी आपस में प्रभावित करती है। दूसरी ओर व्यवसाय संगठन का आंतरिक वातावरण भी, जैसे प्रत्येक संस्था में नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि कार्यों की उप प्रणाली का कार्य करती है। जैसे उत्पादन, वितरण, वित्तीय लेखांकन, सेवा वर्गीय उप प्रणाली होती है। ये सभी उप प्रणाली स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। संक्षेप में हम कहें कि यहाँ ये भी लेते हैं कि व्यवसाय संगठन का बाह्य वातावरण होता है और आंतरिक वातावरण होता है। जो आंतरिक वातावरण है उन सबकी जो प्रणालियों में क्रिया समन्वय नहीं कर पाता है तो उसकी सफलता की आशा करना व्यर्थ है। उदाहरण के लिए एक संस्था को पूरा करना किंतु वह विपणन विभाग की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देता या वह नवीन ग्राहकों की आवश्यकताओं की अपेक्षा करता है तो संस्था की सफलता खतरे में पड़ जाती है। अतः संपूर्ण संस्था सफलता के लिए उप प्रणाली प्रभाव और आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। ठीक इसी प्रकार व्यवसाय संगठन का अपना बाह्य वातावरण होता है जिसे अनेक प्रणाली विद्यमान होती हैं, जिसमें ग्राहक, श्रम संघ, विनियोजक, प्रतिस्पर्धा संस्था तथा सरकारी नियम, नीतियाँ, कानून, अंतरराष्ट्रीय बाजार आदि प्रमुख प्रणाली हैं। संक्षेप में हम कहेंगे प्रबंध की प्रणाली विचारधारा यह कहती है कि प्रबंध को अपने संगठन की सफलता के लिए एक एकीकृत प्रणाली बनानी चाहिए तथा उसके सफल संचालन के लिए प्रबंधकों को अपनी आंतरिक और उप प्रणाली तथा बाह्य वातावरण की प्रणाली को समुचित समन्वय स्थापित करना चाहिए। वस्तुतः प्रत्येक संस्था के प्रबंध संचालन में एक प्रणाली का सामान होता है जिसमें भी निवेश की रूपांतरण, संप्रेषण, उत्पादन, पुनर्निवेश की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। अगले पृष्ठ पर चित्र में हम यही देखेंगे कि प्रणालियाँ किस तरह की होती हैं। ये आप अपने डायग्राम में आप देखिएगा अपनी बुक के अंतर्गत जो मैनेजमेंट एज सिस्टम है क्या पूरा डायग्राम दे रखा है कि किस तरह से एक सिस्टम काम करता है, प्रणाली काम करती है। अब निवेश जो इसका लेंगे पॉइंट, इसके हम कुछ पॉइंट ले रहे हैं। जैसे निवेश, व्यवसाय संगठन प्रणाली में सर्वप्रथम निवेश करना होता है। ये निवेश वातावरण से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे निवेश की माल, मशीन, मुद्रा, भौतिक संसाधनों के अतिरिक्त कर्मचारी, विनियोजक, ऋणदाता, ग्राहकों, सरकार, आपूर्तिकर्ताओं, स्थानीय समुदाय आदि समाज के लिए विभिन्न वर्गों के लक्ष्यों तथा उनकी अपेक्षाओं का भी निवेश सम्मिलित है। दूसरा, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। प्रबंध वातावरण के प्राप्त निवेश संपूर्ण संस्था को सभी उप प्रणाली के माध्यम से रूपांतरण करता है। तीसरा, संचार व्यवस्था, द कम्युनिकेशन सिस्टम। संपूर्ण संस्था के सभी विभागों के कुशल संचालन तथा प्रबंध की कार्यों में सफल निष्पादन के लिए कुशल संचालन व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। संस्था के विभिन्न विभागों के कार्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक विभाग के कर्मचारी को संदेशों का आदान प्रदान आवश्यक है। तीसरा है उत्पादन, आउटपुट। संगठन की विभिन्न उप प्रणाली निवेश के लिए संसाधनों में प्रभावित समन्वय की अधिक उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। बाह्य वातावरण को अच्छी वस्तुओं सेवाओं भी नहीं मिलती है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों की अपेक्षा एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि भी होती है। नेक्स्ट है पुण्य निवेश। प्रबंध प्रणाली उत्पादन के सामान्य प्रणाली के साथ ही समाप्त नहीं होती, बल्कि यह भी उत्पादन के लिए पुण्य निवेश को प्रोत्साहित करती है। तो ये थे इसके पॉइंट, लेकिन कुछ इसमें लाभ निकल के सामने आ रहे हैं, कुछ बेनिफिट आ रहे हैं इसे मैनेजमेंट एज ए सिस्टम, मतलब मैनेजमेंट को एक सिस्टम के रूप में अपनाने के लिए कुछ इसके पॉइंट निकल के आ रहे हुए हैं। संपूर्ण संस्था की समग्र रूप से देखी और समझी जा सकती है। संस्था प्रबंध को प्रभावित करने वाले
सभी तत्व जैसे घटकों को आपसी प्रभावों को एक साथ विश्लेषण किया जा सकता है। संस्था की आंतरिक और बाहरी प्रणाली समन्वय करना आसान होता है। सामाजिक दायित्व को भली प्रकार से समझा जा सकता है और संस्था के साधनों और मानवीय प्रयासों को अधिकारक ढंग से उपयोग किया जा सकता है। तो एक सिस्टम के रूप में प्रणाली को अपनाना बहुत अच्छी बात है कि बाह्य वातावरण, सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण से होती हुई राजनीतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण से मिलकर उसके जो पॉइंट टू पॉइंट जो आते हैं उन सब में एक प्रणाली का बहुत ही बड़ा रोल होता है एक मैनेजमेंट के अंदर कि आप उसके अंदर कैसे काम करते हैं। जैसे सिस्टम इज़ अ ऑफ यूनिट विथ ए रिलेशन अमंग देम, जो इस डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको समझाया। सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरेक्शन सिस्टम। तो ये प्रणाली अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आज के लिए बहुत ही है। धन्यवाद।